चलो सही है सब लोग, फिर आ जाओ फटाफट, तब स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वर्ग वर्गमूल जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहली चीज। लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम सब लोग डीएलएड के कोर्स को विजिट कर रहे हैं, तो एक तरफ मैंने लिखा है, क्लियर दिख रहा है सबको? पहले कमेंट करके बताओ, क्लियर दिख रहा है सबको? बोलो जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है और ये है फोर्थ सेमेस्टर का। जो बाएं साइड पे है वो है थर्ड सेमेस्टर, और जो दाएं साइड पे है वो है फोर्थ सेमेस्टर। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं। क्यों मैं बार बार कहता हूं कि चाहे आप प्रमोट हो या ना हो, पढ़ाई बड़ी मैंडेटरी चीज है। क्यों होता है वो चीज देख लो ध्यान से, मिस मत करना इस चीज को, ध्यान से देखो। पहला जो आपका सिलेबस लिखा है वो पहली इकाई अनुपात समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। अब सोचो, अगर आप इसको पढ़ लिए तो आपका घाटा थोड़े ना है। आप देखना कि आपके एग्जाम में चौथे सेमेस्टर में इस चीज को जरूर पूछा गया है। वो कैसे पूछा जाता है, थोड़ा सा चेंजेज हो जाते हैं। जैसे कहीं कहीं क्या लिखता है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। तो सोचो, अगर अनुपात का कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े होते कि परिधि को हम 22x लिख लेंगे, व्यास को 7x लिख लेंगे, तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि वृत्त की परिधि और व्यास कैसे निकालें। तो एक होता है ना कि अभी 2+2 आप कक्षा 2 में जोड़ना सीख रहे थे, अभी क्या है कि वो आपके सवालों के अंदर आ जाता है। समझ में आई बात? तो थर्ड सेमेस्टर का एक एक टॉपिक आपके चौथे सेमेस्टर में मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं दिखा रहा हूं। तो ये अनुपात समानुपात से रिलेटेड दो चैप्टर ऊपर के हैं जो आपके इस सेमेस्टर में यूज होंगे, सवालों के बीच में यूज होंगे। सवाल में कैसे आएगा, लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात 5:7 है, 3:5 है, ऐसे करके सवाल पूछेगा। आप देख लेना, आपके चौथे सेमेस्टर में ऐसे एग्जाम्स में सवाल आएंगे। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम सर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाएं तो क्या नाम है प्रमोशन के चक्कर में पढ़े ही ना, ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सेमेस्टर तो हर हाल में प्रमोट नहीं होगे, तो वो चौथा सेमेस्टर उसी को आ सकता है जो तीसरा आएगा। सोच के देखो, कुछ ज्यादा आपको डिफाइन नहीं करना है। आप लोग पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने सीखा था अभाज्य संख्याएं, दशमलव संख्याओं का गुणा भाग। आज आपके वो दशमलव संख्याओं का गुणा, अन्य संख्याओं का गुणा भाग, वो सब सवाल के बीचों बीच में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि वही सवाल पूछा गया है, लेकिन वो उसका गुणा भाग, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, ये सब चीजें अब बीच में आती हैं आपके, है ना? तो ऐसे सवाल आप देखे भी होंगे। अब देखो, घातांक की अवधारणा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा जो चैप्टर है पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना, ये पूरा दोनों चैप्टर जो है वो आपका बेस तैयार करता है चौथे सेमेस्टर में। करड़ी, वर्ग वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल, पूर्ण घन संख्याओं का वर्गमूल एवं दशमलव संख्याओं का घनमूल, इन चारों चैप्टर को समझने के लिए आपको घातांक और करड़ी आना चाहिए, तब आप समझ सकते हो। जैसे आप सोचो, आपको घातांक अगर नहीं समझ में आता है कि 3/3 का मान 27 होता है, 4/3 का मान 64 होता है, तो आपको कहां से समझ में आने वाला है घनमूल और वर्गमूल? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पढ़ाई जो है वो कभी खराब आपकी नहीं जा सकती है। इसीलिए थर्ड सेमेस्टर शिद्दत से पढ़ लो, चौथा सेमेस्टर में 80% सिलेबस आपका यही है, सिर्फ आपको मॉडिफाई करना होगा खुद को। क्लियर हो गया सबका? आगे देखो, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। समझ में आ रहा है क्या चीजें मैं समझा रहा हूं आज? बोलो, समझ में आ रहा है ये सब चीजें? गीता जी यस, ठीक है। देखो सब लोग, अगला है सरल एवं चक्रवृद्धि व्यास। तो ये चैप्टर तो आपके चौथे सेमेस्टर में नहीं है, तो मैंने बताया भी है कि थर्ड सेमेस्टर का 80% ही आपके चौथे सेमेस्टर में मिलेगा। इसका मतलब 20% कुछ अलग होगा। अब वो अलग में क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ चौथे सेमेस्टर में
इकाई नंबर 5 में लिखा है किसी सिक्के के उछालने पर चित या पट के ऊपर पड़ने की संभावना, ये है प्रायिकता बच्चा। कोई सिक्का आपने उछाला, उसका हेड ऊपर आएगा, टेल ऊपर आएगा, इसकी क्या संभावना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो इकाई है 6वीं नंबर की, उसमें लिखा किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। इसका मतलब ये पासा होता है, पासा मतलब लूडो का जो डाइस होता है, उसको अगर हम एक बार ढकेल दिए या एक बार हमने उसको लुढ़का दिया तो उसमें 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, ये सब की क्या संभावना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है चौथे सेमेस्टर में। सिलेबस देख लो कितना लेंदी होने जा रहा है। फिर है 2 या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल देना जाए। अभी 5वीं इकाई में आपने पढ़ा कि एक सिक्का था, किसी सिक्के को मतलब एक सिक्का, और यहां पे क्या है 2 या 3 सिक्के को एक साथ उछालने का मतलब हो गया कि आप दोनों हाथ से 2 सिक्के एक ही बार उछाल रहे हो। और फिर आपसे पूछा जाए कि दोनों में हेड आने की क्या प्रायिकता है, दोनों में टेल आने की क्या प्रायिकता है। फिर आपसे क्या हो गया कि 3 सिक्के उछाल रहे हो आप, 3 हाथ तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं। इसलिए उसको सीखने के लिए सोचो, आपने जीवन में ये चीजें नहीं सीखी हैं, तो कम से कम जब मैं बोलता हूं कि किसी वीडियो को 4 बार देखो, किसी वीडियो को 5 बार देखो, तो उसको मैं ऐसे फालतू में नहीं बोलता, क्योंकि मैं भी आपकी जगह से गुजरा हूं और मैं जानता हूं वहां पे क्या होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने अगल बगल देखा हूं जो केवल 1 नंबर से 2 नंबर से यही प्रायिकता की वजह से फेल हो जाते हैं, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो जिंदगी में प्रायिकता छुए नहीं होते हैं। इसलिए जो पढ़ो 4-5 बार देखो उस चीज को, मैं बार बार बोलता हूं। तो आपको आइडिया लगा कि एक हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक तो पूछा जा रहा है एक सिक्के का, अगर हम एक सिक्का उछाल रहे हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है एक पासा अगर हम उछाल रहे हैं, पासा मतलब लूडो का जो डाइस होता है, लूडो का जो डाइस होता है, आप लोग देखे होंगे जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, ठीक है। फिर हमसे क्या कहा गया है, 2 या 3 सिक्के अगर हम उछाल दें तब उसकी गणित कैसे लगेगी, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और अगर हम 2 पासा उछाल देना तो इससे खतरनाक गणित नहीं हो सकती है। तो ये लूडो का जो डाइस है, अगर वो 2 पासे हों, जैसे आप एक पासे से लूडो खेलते हो, अगर वो 2 पासे हों, जैसे शकुनी मामा महाभारत में खेल रहे थे, 2 पासे से खेलता था वो, तो 2 पासे से खेलने का जो लूडो का डाइस होगा, उसकी क्या संभावना है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और ये सारे के सारे मिल के प्रायिकता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रायिकता कहलाते हैं। ठीक है। अब उससे उसके आगे समझो कि आपके इस सिलेबस में ताश नहीं दिया है, ठीक है, तो बहुत लकी हो, नहीं तो इसमें 52 पत्ते होते हैं और 52 में 4 तरह के पत्ते होते हैं और हर तरह के पत्ते में 13 पत्ते पाए जाते हैं। हर तरह के पत्ते में 13 पत्ते पाए जाते हैं और उन 52 पत्तों का हमें एनालिसिस करना पड़ता। तो अच्छी बात है ये ताश का सेक्शन नहीं दिया हमें, ठीक है। तो आपको जो दिया है वो भी कम नहीं है। आप देखो 2 पासों को एक साथ उछालने पर उसकी संभावनाएं क्या प्रयोग में आएंगी। इसका मतलब इकाई नंबर 5 से लेकर इकाई नंबर 8 तक का जो सेक्शन है ये है प्रायिकता। समझ में आया? तो देखो 20 इकाई में 5 इकाई या 4 इकाई तो अकेले प्रायिकता है। अच्छा हाँ, 9 इकाई नंबर 9 तक संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध, ये भी आपके प्रायिकता ही सेक्शन में आता है। ठीक है, आंखें कुछ खुल रही हैं पढ़ाई को लेकर के? कमेंट में बताना जरा, समझ में आ रहा है पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? बोलो ममता। हाँ तो सुनो, उस टेंशन की दवा भी है मेरे पास, बस ध्यान से सुनते जाओ। इसीलिए मैं इस चीज को दिखाया हूं कि हमें आराम से नहीं पढ़ना है। यही इसीलिए चौथे सेमेस्टर में लोगों का बैक लगता है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, रागनी बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, पूरा खुल गया होगा दिमाग, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऊपर के सेक्शन आपने तैयार कर लिया है, अगर आपने घातांक अच्छे से पढ़ लिया तो ऊपर की 4 इकाई आपकी तैयार है। कुछ करना नहीं है, आज का जो मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा ना उसमें आपका ये तैयार भी हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ऐसे सेक्शंस पढ़ा रहा हूं जो आपके 4th सेमेस्टर से रिलेट करता होगा, 3rd से रिलेट करता होगा और आपके यूपी टेट से रिलेट करता हो। तो पहले मैं यही सेक्शंस पढ़ा रहा हूं। रही बात प्रायिकता की, रही बात त्रिकोणमिति की,
ये सब हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम चुटकी में तुम लोग लगाओगे सवाल, बस फॉलो करो जो चीजें मैं समझा रहा हूं। ठीक है, 10वां इकाई अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक ये आपके तीसरे सेमेस्टर में भी है, किताब खोल के देख लो। थर्ड सेमेस्टर प्रमोशन के रट लगाने वालों को ये वीडियो एक बार प्रमोट कर देना, एक वीडियो उनके पास पहुंचा देना, उनकी आंखें ऐसे खुल जाएंगी कि क्या है सच्चाई। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक बताओ थर्ड सेमेस्टर में है कि नहीं? बताओ सब लोग कमेंट करके। है ना? और वही चीज आपके चौथे सेमेस्टर में इकाई नंबर 10 में दिया गया है। ठीक है, सेम वही चीज है, कुछ चेंज नहीं होता है। और सिलेबस मैं दिखा रहा हूं, किसी दिन मैं दोनों का पेपर कंपेयर करा दूंगा, तो आपकी आंखें पूरी पूरी खुल जाएंगी कि हाँ बिल्कुल सही बात बोलते हो सर, आपकी 80% सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर में, इसीलिए थर्ड सेमेस्टर में बार बार बोलता हूं पढ़ने के लिए। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रास्ते में चल रहे हो, मैंने आपसे बताया कि ममता रास्ते में गड्ढा है, रागनी रास्ते में गड्ढा है, उस रास्ते से मत जाओ। अब रागनी और ममता अपने आप को होशियार समझ रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं कि नहीं सर हम जाएंगे हम जाएंगे, और जा रही हैं, तो जब गड्ढे में गिर जाएंगी फिर निकलेंगी। और कुछ एक लोग हैं जिन्होंने हमारी बात मान ली है, वो नहीं जा रहे हैं उस रास्ते से, तो गड्ढे में जब वो गिर के निकलेंगे, उनका उतनी देर में जो टाइम वेस्ट होगा, उतने ही टाइम में जो बंदा मेरी बात मान लिया है वो गड्ढे के किनारे से निकल के बहुत उनसे आगे चला जाएगा। तो होशियार और समझदार दो तरह के इंसान होते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप होशियार बनना चाहते हो या समझदार बनना चाहते हो। समझदार क्या करते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 3 साल से, जितनी भी बैचेज आपके निकले हैं, 17, 18, 19 आपका बैच चल ही रहा है, तो इन बैचेज को मैंने सामने देखा है, 19 वाला बैच चल रहा है, तो इनको सामने देखा है। और खास करके कि 17 और 18 और इसके पहले मैं जब पढ़ रहा था 15 बैच से, तो मैंने सारी चीजों को देखा है। ठीक है, तो होशियार नहीं बनना है आपको कि नहीं सर हम पहले जाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे, निकलेंगे, तब हमें अकल आएगी कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ नहीं जाना है। समझदार वो होते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि यहाँ गड्ढा है, नहीं जाना है, मैंने कहा कि इसको गड्ढे को कूद के जाना है, तो वो कूद के जा रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं कि पैदल पैदल चल रहे हैं। दिमाग अपना नहीं लगाना है, दिमाग उस जगह लगाना है जहां मैं कहूंगा समझदार बनो। होशियार सब लोग हैं, लेकिन समझदार जो होता है उसके पास होशियारी ऑलरेडी होती है। होशियार है तभी तो सामने वाले को समझ रहा है। क्लियर हो गया? क्या बनना है कमेंट करके बताओ ना जरा, क्या बनना है तुम लोगों को, समझदार क्या बनना है कि होशियार बनना है? बिल्कुल, होशियार गलतियां करके सीखते हैं, समझदार दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, समझदार बनिए, ठीक है, अपने आप होशियार हो जाओगे। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं कि सरल ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये आपके चौथे सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन देखे गए हैं चौथे सेमेस्टर में कभी कभी। जैसे पहले सेमेस्टर में आप दूसरे सेमेस्टर का क्वेश्चन देख लेते हो, दूसरे में पहले का क्वेश्चन देख लेते हो, तीसरे में दूसरे का क्वेश्चन देख लेते हो, ऐसे एक आध क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो बैंकिंग का सेक्शन है, ये पूरा का पूरा आपके सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में है। रही बात लघुगणक की, तो यहां से क्वेश्चन ये सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में है वो मैं बता रहा हूं। लघुगणक चौथे सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया। समुच्चय की तो पूरी गारंटी लेता हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है चौथे सेमेस्टर में, इसीलिए डोंट मिस एनी टॉपिक। कुछ आपको मिस नहीं करना, चौथा सेमेस्टर में जितना लिखा है वो पूरा पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ मिस नहीं करना। तीसरे सेमेस्टर का फिर दिया गया है चर राशियों का गुणनखंड, ये चैप्टर देखो, ये आपके तीसरे में भी है। बीजगणितीय व्यंजकों का, एक पदी द्विपदी व्यंजकों का भाग, ये चर राशियों का गुणनखंड, द्विघात त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड, ये जो गुणनखंड है ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके इकाई नंबर 13 जिसमें लिखा गया है वर्ग समीकरण
एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू के और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल गुणनखंड विधि से कीजिए। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जैसे हम लोगों ने लगा रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ऐसे हमने इसके गुणनखंड थर्ड सेमेस्टर में भी किया है। यही चीजें आपके चौथे सेमेस्टर में है, बस फर्क इतना है यहाँ ये गुणनखंड में थे और यहाँ समीकरण में है। यहाँ यक्स का मान आप निकालोगे चौथे सेमेस्टर में और तीसरे सेमेस्टर में आप यक्स का मान नहीं निकालते थे, लेकिन सॉल्यूशन उसी तरह से होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखना। मैंने बताया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये हमारे तीसरे सेमेस्टर में है। ये चौथे सेमेस्टर में कैसे आएगा? बस इसके बराबर 0 लिख दिया जाएगा। आपको पता है कैसे करते हैं हम? 4 का फैक्टर करते हैं, जोड़ के 5 लाना होता है। तो एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इजिकल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर इसमें गुणा होगे x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो यहां हो गया x प्लस 4, और जब x प्लस 4 मिल गया है तो यहां पे x प्लस 4 हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 1 हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन अब यहां तक तो हम थर्ड सेमेस्टर में करते ही थे। इसी के बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सी एक चीज बढ़ती है, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा होता है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन यहां से x बराबर -4, यहां से x बराबर -1। यही है आपका चौथा सेमेस्टर। बस यही छोटी सी चीज ऐड होती है, तो हो गया ना 80%। आप खुद देख लो। तो इस तरह से जो तीसरे सेमेस्टर का मैक्सिमम टॉपिक है वो आपको यहां मिलेगा। अब हम आ जाते हैं आयतन एवं धारिता की संकल्पना, घन घनाभ की अवधारणा, इसका आयतन का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये सारा सेक्शन जो है ये आपके चौथे सेमेस्टर में भी है। यहां देखो लिखा गया है लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय शंकु की अवधारणा, इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। अब आप बता दो, क्या मैंने आपको बेलन नहीं पढ़ाया? क्या मैंने आपको शंकु नहीं पढ़ाया? बोलो, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? कमेंट करके बताओ सब लोग। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, खास करके इस सेक्शन के लिए, क्योंकि यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, तीसरे में भी चौथे में भी। अब देखो, सबसे अच्छा खेल यहां शुरू होता है। बच्चा, बहुत दुख होता है कि चौथे सेमेस्टर में वृत्त से रिलेटेड सिर्फ इतनी चीजें लिखी हैं कि वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद लिख दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज, जो कि वृत्त से रिलेट करता है, ये लास्ट वाला सेक्शन। लेकिन इससे बढ़ के पूछा जाता है चौथे सेमेस्टर में। वो क्या पूछा जाता है? ये जो आप थर्ड सेमेस्टर में वृत्त का सेक्शन देख रहे हो इतना बड़ा, ये पूरा सेक्शन आपके चौथे सेमेस्टर में पूछा जाता है। एग्जाम्पल बताऊं तो मैंने ये पढ़ाया भी है कि ऐसे हमारा एक चित्र दिया होता है, उसमें कोण हमसे पूछा जाता है, ये वाला कोण दिया होता है, ये हमसे पूछा जाता है। बताओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये भी? बोलो, ये सब चीजें हमने पढ़ी है कि नहीं? तो ये पढ़ी तो थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन मैं आपको बताऊं ये चौथे सेमेस्टर में पूछा जाता है। मैं एक दिन पेपर दिखाऊंगा, फिर आपको आइडिया लगेगा, आंखें खुल जाएंगी। और ये जो सेक्शन है ये आपके यूपी टेट में भी पूछा जाता है, ये आपके यूपी टेट में भी पूछा जाता है, उसका भी सेक्शन मैं दिखा दूंगा। तो मैथमेटिक अच्छे से पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि देखो बच्चा, तीसरा प्रमोट हो सकते हो लेकिन चौथा जिंदगी में नहीं प्रमोट होगे। इस चीज को लिख के दे रहा हूं मैं। इसलिए पढ़ने की आदत डालो, मेहनत करने की आदत डालो। ठीक है, अब डरो मत, उसका तोड़ है सब मेरे पास। अब आपके पास यहां देखो लिखा है चतुर्भुज का अर्थ, इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का संबंध। चतुर्भुज के प्रकार, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। देखो सब डाल दिया है, कुछ अब छोड़ेगा नहीं चौथे सेमेस्टर में, सब निचोड़ लेगा आपको। अब हम आ जाते हैं
एक हमारा और 30 मार्क हाँ बचा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। एक डायग्राम बनता है ऐसे करके, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90 ये आपको जुबान पे याद होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे डायग्राम बनता है। इसकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तब एग्जाम में लगा सकते हो सवाल। और हर साल 3 नंबर से कम नहीं आती है त्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और उसके बाद प्रायिकता भी 2 नंबर से कम नहीं आती है, तो 3, 2, 5 आराम से यही आते हैं। कुछ समझ में आया? तो इसका तोड़ चाहिए, बोलो। इसका तोड़ चाहिए, इलाज चाहिए? कमेंट करके बताओ सब लोग, कमेंट करके बताओ पहले। सीटी लग रही है सबकी। टेंशन नहीं लेते हैं ममता, परेशान ना हो, सब कुछ सही होगा। जब तक हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो सब लोग। अब देखो, बहुत सिंपल सा काम करना है। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कर देना है, ठीक है। मैं ये वीडियो आपका जो यूट्यूब पे चलेगा, चल रहा होगा, तो उसको क्या करना है कि मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करना है। अब देखो, इसका तोड़ और जुगाड़ ये है आपके सामने। थर्ड सेमेस्टर हम पढ़ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सेमेस्टर 1 मई को आपके सामने लॉन्च हो जाएगा, जिसकी वीडियोस तैयार हो चुकी हैं। उससे अच्छी बात क्या है कि एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्व्ड पीडीएफ आपको दूंगा। देखो यहां पे लिखा गया है सॉल्व्ड पीडीएफ अवेलेबल। एक एक क्वेश्चन का सॉल्व्ड पीडीएफ दूंगा और एक अनसॉल्व्ड पीडीएफ भी दूंगा, मतलब वो सॉल्व नहीं होगा। तो आपको पहले उसी पीडीएफ को सॉल्व करना है, जो ब्लैंक आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपको सॉल्व पीडीएफ में देखना है कि कैसे उसको लगाया गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाय द वे कभी कभी वीडियो में मिस हो जाते हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा दिया हूं कि ये क्वेश्चन यहां पे मिस हो चुका है। तो वीडियो देखना पहला काम। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ो, 4 सेमेस्टर का 10 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन इसको 4 बार पढ़ो। वही 10 क्वेश्चन पढ़ो लेकिन 4 बार पढ़ो। कैलकुलेशन बहुत हार्ड होना चाहिए आपका। मतलब आपसे कोई पूछे कि सर 35 का स्क्वायर बता दो, तो आपके जुबान पे आंसर होना चाहिए सर 1225 होता है, ठीक है। कोई आपसे पूछे 65 का स्क्वायर बता दो, तो आपके जुबान पे होना चाहिए सर 4225 होता है। आपसे कोई पूछे 95 का स्क्वायर बता दो, तो आपके जुबान पे होना चाहिए 9025 होता है। ये कैलकुलेशन होता है, दिस इज द लेवल ऑफ कैलकुलेशन। ये आपको होना चाहिए। ये तब होगा जब कम से कम एक वीडियो 4 बार पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो कोर्स है, उसमें पूरा कोर्स केवल 3999 999 में, जो कि मैं सोच रहा था पहले 1999 करने का, लेकिन सीधे सीधे मैं 50% का डिस्काउंट दे दिया हूं कि ये 999 में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कहां पे? तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, सत्यम क्लासेस का ऐप। उस पे आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कब? 1 तारीख को रात को 10 बजे ये अवेलेबल होगा, ठीक है। चल दिया है, रास्ते में है, पहुंच जाएगा। तो जो ऐप के अंदर स्टोर का सेक्शन होगा, ऐप के अंदर जो स्टोर सेक्शन होगा, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो नीचे आपको दिखा होगा स्टोर का सेक्शन। स्टोर पे क्लिक करोगे तो ये ऐप दिख जाएगा। अभी पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या है, तो जो एससीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हैं। याद रखना, एनसीईआरटी भी इसमें इंक्लूड है। एनसीईआरटी भी इंक्लूड है, मतलब अगर एक टॉपिक आप पढ़ लिए हो ना, तो वो चाहे कहीं से आ जाए, चाहे वो यूपी टेट में आ जाए, चाहे सुपर टेट में आ जाए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो एससीईआरटी के साथ साथ इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड है। क्लियर हो गया?
उसके बाद इसमें बीटीसी की जो बुक है आपकी, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आपको पीडीएफ में ही मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जैसे मान लो हमने पहला सेक्शन पढ़ा प्रायिकता, ठीक है, तो प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब के सब मैंने वहां पे समझा है। मैंने एक टॉपिक पढ़ा त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब हमने समझा है प्रीवियस ईयर के। अब कुछ लोगों को ये प्राइस भी बहुत ज्यादा लगने लगती है, सर इतना ज्यादा क्यों, तो भैया उनके लिए तो मैं कोई तोड़ नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज बस समझा सकता हूं कि फेल होने के बाद जब आप 9,000 रुपए, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए देते हो नंबर बढ़ाने के लिए, एक नंबर बढ़ाने के लिए 7,000 रुपए पे करते हो, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि केवल 999 रुपए में आप पूरा 25 नंबर ले जाओ। लेकिन भैया वही बंदा ले जाएगा ना जो सबसे पहले इसको अपने आप को कोर्स के अंदर इनरोल करा लेगा, वही इसको ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर तब पर उस चीज को कह सकते हो इनरोल कराओगे जब आपके सामने तांडव होगा, तो भैया कितना पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इसमें कम से कम 50+ वीडियो इंक्लूड करने वाला हूं। मतलब सिंपल है, आप एक वीडियो रोज देखो, 50 दिन में आपका पूरा कोर्स तैयार है। एक वीडियो 40-45 मिनट मान लो एक ही घंटे की है, तो 1 घंटे हमने रोज देखना है, उसमें स्पीड भी मिलेगी बढ़ाने की, वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। तो एक बार आपने नॉर्मल देखा, दूसरी बार 1.5 गुना पे कर ली, तीसरी बार 2 गुना पे करनी। अब जो वीडियो 1 घंटे की है वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद वीडियो की स्पीड आपने 2.5 गुना कर ली। अब जो वीडियो 1 घंटे की है वो आपके 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। समझे? तो प्लान से पढ़ना होता है। सो ये है हमारा वो कोर्स जो 1 मई को 10 बजे रात को लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही एसएसटी का जो कोर्स है वो भी आपका लॉन्च हो जाएगा, कब? 1 मई को 10 बजे रात को। और उसके बाद इंग्लिश का कोर्स और साइंस का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन वो कोर्सेज जब सारे कोर्स लॉन्च हो जाएंगे तो उनका एक कॉम्बो कोर्स बना के रखा जाएगा। कॉम्बो कोर्स बनेगा जिसकी लगभग प्राइस आपकी 2599 या समथिंग करके होगी। तो पूरी सारे कोर्सेज की प्राइस होगी, ठीक है। उसमें एसएसटी होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, इतने कोर्स होंगे, 4 कोर्स होंगे, ठीक है। तो वो 3600 का ना हो करके या 4,000 का ना का हो करके 2599 का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्क्वायर का जो रूल्स है, इंग्लिश आप पढ़ा के करेंगे बिल्कुल जया। मैं बोला तो हूं आप लोगों से कि एक टीचर है जिसको रिकमेंड किए हैं, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उस कोर्स को मैं डिजाइन करूंगा, ठीक है। बशर्ते वो अच्छा डिजाइनर है और अच्छे से एमए इंग्लिश है उनका, तो काफी ज्यादा जानकारी है उनके पास, ठीक है। और वो इंग्लिश ऐसी भी पढ़ाई जाएगी कि केवल सेमेस्टर नहीं पास हो गए आप लोग, उससे यूपी टेट जो बच्चे कर रहे होंगे इंग्लिश से, उनके लिए भी वो फायदेमंद होगा, और खास करके जूनियर लेवल तक का फायदेमंद होगा। मैं जो भी चीज तैयार करवा रहा हूं उसको उस लेवल तक का तैयार करवा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग देख लो और इनके बारे में हम सीखने वाले हैं कैसे। नंबर फर्स्ट, देखो ध्यान से समझना, ममता सब भूल जाओ, अब पढ़ाई करो बस। ममता, अभी भी डर लग रहा है क्या? क्या चीज? क्या? अरे सुनो 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 सुनो, ये 999 हर महीने नहीं देना है, वन टाइम पेमेंट है। ये एक बार देने पे पूरा कोर्स आपके मोबाइल में रहेगा और 1 साल तक रहेगा। नहीं नहीं ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।
मैं बताया 1 मई को ये लॉन्च हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा हूं कि वीडियो कोर्स रख दूं, उसमें फायदे बहुत ज्यादा हैं कि आप लोगों के पास 24 घंटे हर टॉपिक की वीडियो अवेलेबल रहेगी, जब मन करेगा तब आप देख सकते हो, है ना। और मैं तो अवेलेबल वहां पे हूं ही। जो आपको डाउट होगा वो आप बताओगे तो हमारा जो लाइव सेशन चलता है उसमें हम डाउट को भी क्लियर कर देंगे, वो भी वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा उसी कोर्स के अंदर। ठीक है, तो बस मेरा इतना है कि चौथे सेमेस्टर में बैक नहीं लगना है किसी का, बस इतना मैं ठान के चला हूं, क्योंकि मैंने दर्द देखे हैं, लोगों के दर्द देखे हैं। ठीक है, तो वो दर्द चौथे सेमेस्टर में नहीं होना चाहिए, बस मेरा ये मानना है, इसीलिए मैं सारे कोर्स को डिजाइन कर रहा हूं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं इससे पैसे कमाऊं, मेरा मकसद इतना है कि बस आप लोग जो है वो पास हो जाओ, चौथे सेमेस्टर में लटकना नहीं है। ठीक है, और एक बार 999 देने में कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों रुपए तो हम दे के कोचिंग पढ़ते हैं, है ना। एक बार देंगे, 1 साल तक ये पूरा कोर्स हमारे पास। हम्म, ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन कोर्स का। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है माइक खोल के। कोई डाउट है रागनी? चलो ठीक है, देखो यहां पे समझिएगा ध्यान से कि आप देख रहे हो कि 0 के सामने 0 लिखा है, 1 के सामने 1 लिखा है, 2 के सामने 4 लिखा है, 3 के सामने 9 लिखा है, 4 के सामने 16 लिखा है, 5 के सामने 25 लिखा है, 6 के सामने 36 लिखा है, 7 के सामने 49, 8 के सामने 64, 9 के सामने 81 और 10 के सामने 100 लिखा है। तो ये क्या लिखा है? कोई बताएगा ये क्या लिखा है कमेंट करके? हम्म, क्या हुआ अमृतांजलि? सबका स्क्वायर है, वेरी गुड। चलो देखो, तो हम जो है पहले समझेंगे कि अगर हम 0 का स्क्वायर करें, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, पहले समझो। वर्ग कहीं भी कहा गया तो समझो उसकी घात पे 2 लगेगी, घात पे 2 लगेगी, वर्ग मतलब घात पे 2। क्लियर? तो 0 पर अगर हम 2 लगाएंगे तो इसका मतलब 0 गुणे 0 लिखेंगे और हमें मिलेगा 0। तो इस तरह से हो गया 0 0। दूसरा है, अगर हम 1 पर घात 2 लिखेंगे, 1 पर घात 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1, 1 का 1 में गुणा कराओगे तो 1 मिलेगा, तो ये हो गया 1 के सामने 1। अगर आप 2 का स्क्वायर लिखते हो यानी 2 का वर्ग करते हो, पहली चीज तो दिमाग में घुस जाना चाहिए आपके कि वर्ग का मतलब होता है, आपसे पूछा गया 2 का वर्ग बताइए, मतलब 2 पर घात कितनी लिख देनी है, 2 लिखनी है। ठीक है, तो 2 पर घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। क्लियर हो गया? 2 पर घात 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे जो लिखा गया था 2 के सामने 4, वो यही लिखा गया था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। इसी तरह से अगर 3 का वर्ग आपसे पूछा जाए, बताओ कमेंट में क्या होगा, 3 का वर्ग बताओ, 4 का वर्ग, वेरी गुड।
तो अब ध्यान से समझिएगा, 3 का वर्ग आपने 9 बताया, तो 3 के सामने हमने 9 लिख लिया। लेकिन मैं 4 का वर्ग 16 आया है, तो 4 के सामने मैं 16 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 6। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इतना दर्द दे रहे हो, क्यों सही चीजें नहीं लिख रहे हो? कोई बताएगा मैं ये क्यों लिखा हूं 4 के सामने 6? क्यों मैं 16 नहीं लिखा? हम्म। नहीं, स्क्वायर और वर्ग में कोई अंतर नहीं है। स्क्वायर इंग्लिश है, ठीक है, और वर्ग हिंदी है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो है वो इंग्लिश है, और वर्गमूल जो है वो हिंदी है। तो मैंने क्या पूछा कि 4 के सामने 6 क्यों लिखा गया, क्यों 16 नहीं लिखा गया? बताओ सब लोग। देखो ध्यान से, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 का स्क्वायर बताओ, 6 का स्क्वायर बताओ, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में। 25, 36। वेरी गुड। तो ये 25 और 36 हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 के सामने 5 लिखूंगा, 6 के सामने 6 लिखूंगा। मैं ये कर क्या रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूं, मैं इधर सिर्फ इकाई अंक लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? इकाई स्थान पे जो अंक है वही मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया तो मुझे मिला 16, लेकिन मैंने लिखा क्या है? 6। क्लियर हुआ? मतलब अगर इकाई अंक में 4 है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 4 है, जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, अगर आप 14 का स्क्वायर करोगे तो आपको 196 मिलता है। यहां देखो, यहां पे इकाई अंक में 4 है, और इसका जो आंसर मिला है उसके भी इकाई अंक में क्या मिला है? 6 मिला है। इस तरह से 24 का स्क्वायर करते हो तो आपको इकाई अंक में 6 मिलता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 24 में इकाई अंक में 4 है, और 576 में इकाई अंक में 6 है। इसीलिए मैंने लिखा है कि संख्या कोई भी हो, अगर उसके इकाई अंक में 4 है और उसका हम स्क्वायर कर दें, तो जो स्क्वायर हमें मिलेगा उसके इकाई अंक में 6 होगा। बोलो, ये गेम समझ में आया इकाई अंक का? कमेंट करके बताओ सब लोग। कंपटीशन की मैथमेटिक ऐसे ही पढ़ी जाती है। बहुत सिंपल है अमृतांजलि, फिर से देख लो। मैंने क्या बताया कि अगर 4 का स्क्वायर किया तुमने तो तुम्हें क्या मिला? 16। बहुत सिंपल है। 4 का स्क्वायर किया, तुम्हें मिला 16। 4 ऑलरेडी इकाई है, जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, तो ये तो इकाई है। इसीलिए अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, जैसे 14 में इकाई अंक क्या है? 4 है, तो 4 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आता है 196। तो मैंने क्या लिखा है? किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 4 है, उसका वर्ग करोगे आप, जैसे हमने 14 का वर्ग किया, इसका इकाई अंक 4 था। हमें इकाई अंक से मतलब है, वो 19 आ रहा है कि 20 आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है, जैसे 14 का इकाई अंक 4 था, तो इसके जो वर्ग होगा उसके वर्ग में इकाई अंक में 6 मिलेगा। उसके वर्ग में इकाई अंक में क्या मिलेगा? 6 मिलेगा।
जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर मैं 24 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 5 7 6 576। तो 576 से हमें नहीं मतलब है, हमें ये कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे 500 मिला है कि 800 मिला है। सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी संख्या के अंक में 4 है तो उसके स्क्वायर में 6 होगा। बोलो, अब क्लियर है? बोलो, क्लियर है सबको? चलें आगे। ठीक है, इसी तरह से 5 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में है तो उसके स्क्वायर में 5 ही मिलेगा। आप एग्जाम्पल ले लो, 15 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको आंसर मिलता है 225। देखो 15 में भी इकाई अंक में 5 है, जब स्क्वायर किए हैं तो उसके भी इकाई अंक में 5 आएगा। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे 5 के इकाई अंक अगर है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें इकाई अंक में हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। ठीक है, इसका फायदा होगा जब वर्गमूल निकालोगे। बस आपको अभी ध्यान से सिर्फ समझना, जितना समझा रहा हूं, कुछ रटना नहीं है। याद करना मैं सिखा दूंगा, पहले आप समझो। इसी तरह से अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं तो अब तुम लोग आंसर में ये बताओगे, ध्यान से सुनना, 7 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक में क्या मिलेगा? 7 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक में क्या मिलेगा? वेरी गुड, 9। रागनी 9, रंजू 9, जया 9। वेरी गुड। तो अब आई थिंक समझ रहे हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं 8 रखता हूं और इसका स्क्वायर करता हूं तो इसके इकाई अंक में क्या मिलेगा? वेरी गुड, 4। ठीक है, अगर मैं 9 रखता हूं और इसका स्क्वायर करूं तो इसके इकाई अंक में क्या मिलेगा? वेरी गुड ममता, 1 1 1। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, आपने सब कुछ कर लिया। अब चाहे आप 11 लिखो तो भी इकाई अंक में 1 मिलेगा। अगर आप 12 लिखोगे तो इकाई अंक में 2 मिलेगा। अगर आप 13 लिखोगे तो इकाई अंक में 3 मिलेगा। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बोलो सब लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा ये जो सेक्शन है इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। जो हमारा बाएं वाला सेक्शन है इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ठीक है, चलो देखो, तो अगर यहां नोटिस करो तो 0 1 5 6 ये ऐसे अंक हैं कि इनका स्क्वायर करोगे तो यही संख्याएं मिलेंगी। तो नोट डाल के लिख लो कि 0 1 5 और 6 यदि किसी संख्या के इकाई अंक में है, 0 1 5 6 यदि किसी संख्या के, इंपॉर्टेंट है लिख लेना इसको, किसी संख्या के इकाई अंक में है, इकाई अंक में है, तो उस संख्या का वर्ग करने पर, अभी सिर्फ हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, आप लोग बस सिंपल सा समझो, तो उस संख्या का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 0
1, 5, 6 ही प्राप्त होगा। 6 ही इकाई अंक में प्राप्त होगा। इकाई अंक में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारा ये निकलता है कि जब आपने 2 का स्क्वायर किया है तो आपको मिला है 4। ठीक है, और जब आपने 8 का स्क्वायर किया है तो भी आपको मिला है 4। इसका मतलब चाहे 2 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, आपको लास्ट में मिलेगा 4। क्लियर हो गया? तो हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया। हो गया? समझ में आया सबको? उसके बाद हमने 8 देख लिया। तीसरा रिलेशन देखिए कि जब आप 3 का स्क्वायर किए हो तो आपको मिला है 9, और जब आप 7 का स्क्वायर किए हो तब भी आपको मिला है 9। इसका मतलब 3 का चाहे स्क्वायर करो चाहे 7 का स्क्वायर करो, आपको मिलेगा 9। यहां तक समझ में आया सबको? क्या चीज समझाएं ममता? तुम दोबारा से वीडियो देख लेना, अभी आगे समझते चलो। मैंने सिंपल सी बात बताई है कि अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो वहां पे 4 मिलेगा इकाई अंक में, जो कि तुम देख रही हो। 8 का स्क्वायर करोगी तो आपको 4 ही मिलता है, जो कि तुम देख रही हो। तो वही मैंने लिखा है कि 2 और 8 दोनों का जब भी स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक में 4 मिलेगा। ठीक है, आगे समझो। लिखा गया है 3 के स्क्वायर में 9 मिलेगा और 7 के स्क्वायर में भी 9 मिलेगा। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, 9 के स्क्वायर में 1 मिलता है, ये याद रखना है आपको। 9 के स्क्वायर में 1 मिलता है, 4 के स्क्वायर में 6 मिलता है। याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा, लास्ट में 6 आएगा। 9 का स्क्वायर करोगे 81 मिलेगा, लास्ट में 1 आएगा। बस यही तो है। कंफर्म? चलो अब जादू देखो तुम लोग। तो हमने एक चीज तो कंफर्म कर ली। देखो यहां पे ये जो लिखा है ये हमारा क्लियर हो गया। समझ में आ गया सबको? ये दूसरा टेबल जो आपके सामने आता है वो आता है 5 का। अब 5 का खेला देखो, बहुत मजेदार है। जिसको समझ में आया उसका बल्ले बल्ले। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 25। बताओ जल्दी से। 5 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? 25। याद रखना, 5 का स्क्वायर जब भी करोगे तो इकाई अंक में 5 ही मिलना है। ये आपको मैंने समझाना था। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 15 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, जुगाड़ देखो, ध्यान से समझना सब लोग। बड़ी बड़ी संख्याओं का भी आंसर आप कर दोगे, बस ध्यान से देखो। 15 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप 5 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? सर 25 होगा, तो हमने लिख लेना है 25। बचा क्या? एक। एक से एक बड़ी संख्या कौन सी होती है? एक से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 2। जस्ट बड़ी संख्या 2 होती है, इसलिए इन्हीं दोनों का गुणा करा दो। तो 2 एक कम कितना मिला है? 2। तो यहां 2 रख दो। दिस इज आंसर। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, वो आगे देखें, उनको पूरा आएगा। फिर हम अगर पूछें कि 25 का स्क्वायर बता दो, तो सिंपल करना है कि 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो यहां 25 लिख दो। अब आपसे 2 का गेम पूछा जा रहा है, तो 2 से एक बड़ी संख्या क्या? 2 से एक बड़ी 3। 3 दूना कितना होता है? 6। तो ये हो गया 625। अभी भी कुछ लोगों को नहीं आया होगा,
वो आगे समझें, उनको पूरा आ जाएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25। 3 है, 3 से एक बड़ी संख्या कौन? 4। तो 4 तियां कितना? 12। अभी भी कुछ लोगों को नहीं आया होगा, वो और आगे समझें। 45 का स्क्वायर देखें। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा, और यहां पे 4 है, तो 4 से एक बड़ा क्या? 5। तो 5 चौक को 20। ठीक है, चलो अब तुम लोग आंसर करोगे। बताओ 55 का स्क्वायर कितना, 65 का स्क्वायर कितना, 75 का स्क्वायर कितना, 85 का स्क्वायर कितना, 95 का स्क्वायर कितना? जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड गीता। 55 का 30 25। वेरी गुड कृतांजलि। वेरी गुड ममता। 55 का 30 25। 65 का बताओ सब लोग, 65 का बताओ। चलो जल्दी जल्दी बताओ, 65 का बताओ। वेरी गुड गीता। 4225। 4225। चलो 75 का बताओ सब लोग। चलो जल्दी जल्दी 75 का बताओ। 5625। 6425 किसका गलत है? कृतांजलि 56 होगा। 85 का स्क्वायर बताओ। चलो 85 का बताओ, 85 से 85 का बताओ जल्दी। वेरी गुड पूजा। 7225। 95 का बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। 95 का, 95 का। वेरी गुड 90 25। अब मैं आपको 105 का स्क्वायर बताओ। चलो 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर जल्दी से। वेरी गुड पूजा। 11025। वेरी गुड। देखो 105 का कैसे निकालते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, वो ध्यान से समझे। 52 नहीं होगा ममता, 25 होगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 10 से एक बड़ी संख्या 11, 11 दहा में 110। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 115 का बता दो भैया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 11 से एक बड़ी संख्या 12, 12 गुणे 11 कितना? अब बताओ। 115 का स्क्वायर। चलो 12 गुणे 11 कर रहे होगे सब लोग कॉपी पे, हैं मजा आ रहा होगा ये। यही तुम लोगों का है कैलकुलेशन। 132 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड जया। 132 25। इस तरह से तुम लोगों का काम है कि 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 150 का, सॉरी 155 का स्क्वायर, 165 का स्क्वायर, 175 का स्क्वायर, 185 का स्क्वायर एंड 195 का स्क्वायर। ये सब तुम लोग कल पता करके कमेंट में बताओगे। ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे कि हमने, देखो ये 0 वाला सेक्शन, 0 1 2 वाला सीख लिया, 5 वाला हमने सीख लिया, ठीक है। कल हम सीखेंगे 10 20 30 40 50 60 100 तक का। बोलो ममता क्या बोल रही हो? हाँ बिल्कुल ले लो। लो 125 135 145 155
165, 175, 185, 195। हो गया सबका? ठीक है, चलो तो फिर आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे 10 के स्क्वायर से, और कल हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो आपको याद होना चाहिए 1 के स्क्वायर में क्या मिलता है, 9 के स्क्वायर में क्या मिलता है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।